Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Let's discuss today about the defects of Bohr theory. कल मैंने आपके साथ थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था कि basically the Bohr theory was a very successful theory. It was very good to explain the concept of shell, especially the Bohr radius. बोहर थ्योरी की सबसे बड़ी एप्लीकेशन यही थी कि ये बोहर रेडियस को बहुत सिंपली एक्सप्लेन करता था। इसके साथ बोहर एनर्जी को बहुत जबरदस्त अंदाज से जो है ना वो डिस्कस किया, इसके लिए इक्वेशन को डिराइव किया। इसके साथ साथ एनर्जी डिफरेंस बिटवीन शेल्स के बीच एनर्जी डिफरेंस को बहुत जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया। इसी तरह फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग ट्रांजिशन, जब किसी एक शेल से इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में जाता है तो उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन। तो उस वक्त फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है, ठीक है। तो बोहर थ्योरी उसको बहुत जबरदस्त एक्सप्लेन करता था। इसके साथ साथ वेव नंबर इसने एक्सप्लेन किया पर इलेक्ट्रॉन, और इसके साथ साथ वेव लेंथ इसको भी बहुत सिंपल तरीके से और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे साथ जो बोहर थ्योरी थी, दिस वाज द फर्स्ट or we can say the earliest theory which explain many things regarding the atom. एटम के बारे में उसने बहुत सारे इंफॉर्मेशन दे दिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी कुछ लिमिटेशन है, और उसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन यही थी कि दिस थ्योरी was limited to uni इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम को अप्लाई होता था। यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम मीन टू वन इलेक्ट्रॉन, इट वाज एप्लीकेबल टू वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम तक एप्लीकेबल था। ये एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो होते थे उस एटम के लिए एप्लीकेबल नहीं था, ठीक है। यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल था, लाइक जैसा कि हाइड्रोजन, ठीक है। इसी तरह हीलियम +1, इसी तरह लिथियम +2, इन चीजों को ये अप्लाई होता था। कैसे अप्लाई होता था? हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, हीलियम +1 में भी एक इलेक्ट्रॉन है, लिथियम +2 में भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। So this was applicable to uni-electronic system. This was the first defect of the Bohr theory. I mean, this theory wasn't able to explain. It wasn't able to explain multi-electronic system. Multi-electron system. ये मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जिसमें हो, दिस थ्योरी वाज़न्ट एबल टू एक्सप्लेन दैट। जैसे ये हीलियम को एक्सप्लेन नहीं कर सकता था क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ये आर्गन को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। इसी तरह ये सोडियम को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। व्हाई? बिकॉज ऑल दीज आर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। ये सारे मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, ठीक है। तो ये हो गया आपके साथ सबसे। अच्छा, its second limitation was actually he stated that shells are peaks
सर्कुलर पाथ्स। बोहर ने बताया था कि ये जो शेल है ये फिक्स सर्कुलर पाथ है। फिक्स का मतलब ये है कि ये एक न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के बीच ये वाला एक शेल हो गया, ये दूसरा शेल हो गया, इसी तरह तीसरा शेल और इसी तरह चौथा, और आगे चलते जाओ। ठीक है, तो बेसिकली बोहर थ्योरी जो थी ये फिक्स सर्कुलर पाथ्स की बात करता था, जबकि मॉडर्न कॉन्सेप्ट ने प्रूव किया, बट अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है ऑफ शेल, दे स्टेट दैट शेल आर नॉट फिक्स रीजन। ये फिक्स रीजन नहीं है, ये बेसिकली हमारे साथ फिक्स रीजन नहीं है। ठीक है, दीज आर बेसिकली स्प्रेडेड रीजन। कैसे? सपोज मैं आपको बताऊं, ये हमारे साथ एक एटम है, इस एटम के बीच अकॉर्डिंग टू द बोहर थ्योरी ये एक शेल था। ठीक है, जबकि मॉडर्न कंसेप्ट ने कहा नहीं, ये शेल नहीं है, इस तरह शेल होता है, ये फिक्स नहीं है। ठीक है, इसी तरह इसका जो रीजन है, जो बाउंड्री है, वो बिल्कुल फिक्स सर्कुलर नहीं है। ठीक है, दिस इज बेसिकली अ प्लेस, ये एक जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन अपने रास्ते से आगे पीछे ऊपर नीचे थोड़ा हट भी सकते हैं, दे आर नॉट फिक्स रीजन। ठीक है, तो बोहर थ्योरी का जो शेल कॉन्सेप्ट था, दिस वाज बेसिकली अगेंस्ट द मॉडर्न कॉन्सेप्ट, ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट का बिल्कुल अगेंस्ट था। इसी तरह इसका जो थर्ड लिमिटेशन है वो ये है कि बोहर थ्योरी wasn't able, it wasn't able to, cannot explain, ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता था क्या? फाइन लाइंस, फाइन लाइंस, ये फाइन लाइंस को एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। फाइन लाइन कहां से अपीयर हो गई? जब आप क्या करते हैं, हाई रिजोल्यूशन, हाई रिजोल्यूशन किस चीज से? जब आप हाई रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रोपोटोमीटर से, स्पेक्ट्रोमीटर से आप इलेक्ट्रॉन को स्टडी करते हैं, तो एटम के अंदर हमारे साथ फाइन लाइंस अपीयर हो जाते हैं। ठीक है, और असल में ये जो फाइन लाइंस है, दे वर बेसिकली ऑर्बिट्स, ऑर्बिटल्स। सो आई कैन सिंपली से दैट बोहर थ्योरी वाजंट एबल टू एक्सप्लेन द ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल को एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि बोहर की दौर में शेल और सब शेल का कॉन्सेप्ट था, ऑर्बिटल की कॉन्सेप्ट बोहर की दौर में नहीं थी। जबकि बाद में पता चला गया ये जो हाई रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से हम एटम के अंदर जो फाइन लाइन देखते हैं, ये बेसिकली क्या है? ऑर्बिटल्स है, ये बेसिकली क्या है? ऑर्बिटल है। ठीक है, बोहर थ्योरी ऑर्बिटल को एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। इसी तरह एक और कॉन्सेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और वो यही है कि जब आप किसी एटम को लेते हैं, किस चीज को? इट वाजंट एबल टू एक्सप्लेन, बोहर थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन ज़ीमान इफेक्ट, ये ज़ीमान इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। व्हाट इज द ज़ीमान इफेक्ट? जब आप किसी एटम को, व्हेन एटम प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, जब आप एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और उसमें जो फाइन लाइंस अपीयर हो जाते हैं, इसमें जो छोटे छोटे लाइंस अपीयर हो जाते हैं, ठीक है, तो बोहर वाजंट एबल टू एक्सप्लेन दीज फाइन लाइन, ये उन फाइन लाइन को एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। उसके साथ इस फाइन लाइन का के लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी, जबकि बाद में फिर पता चला कि दीज वर बेसिकली द ऑर्बिटल्स। ठीक है, इसी तरह इट वाजंट एबल टू एक्सप्लेन द स्टार्क इफेक्ट। इसी तरह एक और लिमिटेशन ये था कि ये स्टार्क इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टार्क इफेक्ट, कैन नॉट, ये स्टार्क इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। अब स्टार्क इफेक्ट क्या है?
बेसिकली स्टार्क इफेक्ट जो है, these are fine lines due to इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से जो फाइन लाइन एटम में अपीयर होते हैं उसको हम कहते हैं स्टार्क इफेक्ट। उसको हम कहते हैं क्या? स्टार्क इफेक्ट। आप समझ गए? ठीक है। तो ज़ीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट जो थे वो बोहर थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि उसके दौर में जो फाइन लाइंस का जो कॉन्सेप्ट था वो इतना जस्टिफाई नहीं हुआ था, इतना एक्सप्लेन नहीं हुआ था। Okay, let's talk a little about the Zeeman effect and the Stark effect. थोड़ा पढ़ते हैं ज़ीमान इफेक्ट के बारे में और स्टार्क इफेक्ट के बारे में। ज़ीमान इफेक्ट, देखिए, जब आप किसी एक्साइटेड एटम को लेते हैं, when you take an excited atom, एक्साइटेड एटम का मतलब ये है कि उसमें आपने इलेक्ट्रॉन को पहले से हायर शेल में ले जा चुके हैं, आपने इलेक्ट्रॉन को हायर शेल में ले जा चुके हैं। ठीक है। तो जब वो एक्साइटेड एटम जो है वो क्या करता है, वो बेसिकली उसके इलेक्ट्रॉन जब दोबारा वापस फॉल होते हैं तो ये लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम देते हैं, ये लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम बनाते हैं। ठीक है। और ये लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम जो है, जब इस स्पेक्ट्रम को आप पुट करते हैं, when this spectrum, when this line spectrum, इसको जब आप पुट करते हैं किस चीज में, शाबाश, जब आप इसको पुट करते हैं, when you put this in the magnetic field, जब आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड में रखने से क्या होता है, इसमें फाइन लाइंस अपीयर हो जाते हैं, दे बिकम फर्दर थिन। तो ये जो एमिशन स्पेक्ट्रम जो था, इसमें जो फाइन लाइंस थे ये फर्दर बिकम फाइन, ये और बारीक हो गए, फर्दर फाइन, फर्दर बिकम थिन। ठीक है। और इसकी थिनिंग की वजह से जो जिसकी जो ये जो थिन लाइंस बन गए, ये थिन लाइंस जो है इसको हम कहते हैं क्या, शाबाश, शाबाश। These were basically the appearance of fine lines due to magnetic field were known as Zeeman effect. इसको हम Zeeman effect कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, Zeeman effect कहते हैं। सपोज ये हमारे साथ एक एटम है, उस एटम में इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी से हायर शेल में चले गए हैं, और वो इलेक्ट्रॉन जब वापस गिर जाते हैं तो इससे लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम बनता है, और वो लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, उसको जब आप किस में रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फील्ड की रखने से उसमें जो फाइन लाइंस अपीयर हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं ज़ीमान इफेक्ट। इसको हम कहते हैं क्या, ज़ीमान इफेक्ट। अब मेरी बात को समझ गए? अब स्टार्क इफेक्ट क्या है, बिल्कुल यही है, बिल्कुल यही है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की बजाय आप क्या करेंगे, शाबाश, इसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। इसको आप किस चीज में रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में। देखिए, अब मैं आपको थोड़ा डिस्कस करता हूं क्या, स्टार्क इफेक्ट, शाबाश। अब स्टार्क इफेक्ट क्या है, स्टार्क इफेक्ट, जब आप किसी एक्साइटेड एटम को लेते हैं तो उसका लाइन एमिशन बनेगा, स्पेक्ट्रम बनेगा, और जब आप उस लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम को पुट करते हैं किस चीज में, बोलो, शाबाश, जल्दी करो, इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि जब आप एटम को, जब आप इसकी जो एमिशन स्पेक्ट्रम है उसको जब आप प्लस और माइनस के बीच रखते हैं, जब आप इसको कहां पे रखेंगे, प्लस और माइनस के बीच रखेंगे, ठीक है, वोल्टेज के बीच रखेंगे, तो उसमें जो फाइन लाइन अपीयर हो जाएंगे, तो फाइन लाइंस अपीयरेंस ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड व्हाट, स्टार्क इफेक्ट। इसको हम क्या कहते हैं, स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। आप मेरी बात को समझ गए? So Bohr wasn't able to explain Zeeman effect and Stark effect. उसको पता नहीं था ये फाइन लाइंस कहां से अपीयर हो जाते हैं, बाद में पता चला कि ये बेसिकली जो है ये ऑर्बिटल्स है। कोई बात, आपको पता है
एक जबरदस्त पॉइंट है बोहर थ्योरी की लिमिटेशन में, और वो लिमिटेशन यही है कि बोहर ने जो कॉन्सेप्ट अप्लाई किया था, जो कॉन्सेप्ट बोहर ने एक्सप्लेन किया था, ठीक है, बोहर जो का जो कॉन्सेप्ट था, बोहर थ्योरी जो थी या बोहर की जो कॉन्सेप्ट थी, उसने उसने इलेक्ट्रॉन का जो मोशन था, इलेक्ट्रॉन की जो मूविंग थी, इलेक्ट्रॉन की जो हरकत थी, वो बेसिकली इन सर्कुलर ऑर्बिट में अराउंड द न्यूक्लियस की अराउंड जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे थे या जो मूव कर रहे थे, वो बेसिकली प्लेनर फॉर्म था। कीप इन माइंड, ये ऐसे एटम को एक्सप्लेन कर सकता था जिसमें इलेक्ट्रॉन कौन सी शक्ल में मूव करते थे, प्लेनर का मतलब क्या है, जब आप अपनी कॉपी या नोटबुक में आप सर्कल ड्रा करते हैं, ठीक है, तो पूरा का पूरा सर्कल जो है वो पेज पर ड्रा हो जाता है। देखिए ये जो सर्कल बन गया, दिस इज प्लेनर। ये मोबाइल की स्क्रीन पर बन गया, दिस इज कॉल्ड प्लेनर, दिस इज कॉल्ड प्लेनर स्ट्रक्चर। आप मेरी बात को समझ गई? अब ये सिर्फ ऐसे एटम्स को एक्सप्लेन करता था जिसमें इलेक्ट्रॉन प्लेनर मूव करते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ या खासकर जो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम थे, उसमें जो इलेक्ट्रॉन थे वो 3 डायमेंशनल मोशन करते थे, 3 डायमेंशनल मूविंग या मोशन। उसमें तो इलेक्ट्रॉन 3 डायमेंशनल मोशन करते हैं। कैसे? देखिए, कुछ इलेक्ट्रॉन इस तरह घूम रहे होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन इस तरह घूम रहे होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन इस तरह घूम रहे होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन इस तरह घूम रहे होते हैं। आप मेरी बात को समझ गई? सो बोहर थ्योरी wasn't able to explain who? शाबाश, the system with electron moving in 3 dimension। ये ऐसे एटम्स को या ऐसे सिस्टम्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकता था जिसमें इलेक्ट्रॉन 3 डायमेंशनल में मोशन करते हैं। ये ऐसे एटम्स को एक्सप्लेन करता था जिसमें इलेक्ट्रॉन इस तरह मूव करते हो। अब देखो इस तरह, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो ओनली 2 डायमेंशनल इस तरह मूव करता, ठीक है। बोहर थ्योरी wasn't applicable to system with electron moving in 3 dimension। ये हो गया another limitation। सबसे लास्ट लिमिटेशन जो है वो ये है कि बोहर थ्योरी wasn't able to explain the bonding। It cannot explain bond formation। ये बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकता था कि जब दो एटम एक दूसरे के करीब आते हैं तो हाउ दे फॉर्म द बॉन्ड, व्हाई सम एटम लॉस्ट द इलेक्ट्रॉन, व्हाई सम एटम गेन द इलेक्ट्रॉन, व्हाई सम एटम शेयर द इलेक्ट्रॉन। बेसिकली बोहर थ्योरी इसमें बॉन्डिंग के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं थे, ठीक है। तो ये भी उसकी एक लिमिटेशन थी। आप समझ गए?